हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बिजनेस के एक नए टॉपिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग देखते हैं। तो एक कंट्री का कोई पर्सन, कोई बिजनेसमैन, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी दूसरी कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखनी है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। वापिस से बताती हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है कि अगर किसी भी कंट्री का कोई पर्सन, कोई बिजनेसमैन, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी दूसरी कंट्री के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, तो देखो, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में मतलब इंडिया को छोड़ करके बाकी कोई भी कंट्री, तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से कोई भी कंट्री का कोई पर्सन, कोई बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया के अंदर मनी इन्वेस्ट कर रहा है तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से कोई भी कंट्री हो सकती है, जैसे मान लो जापान की कोई कंपनी है, इंडिया के अंदर अपनी कोई बिजनेस ओपन करना चाहती है। यूएसए की कोई कंपनी है, इंडिया में क्या करना चाहती है, ट्रेड करना चाहती है। तो अगर बाहर की कोई कंपनी, मतलब इंडिया को छोड़ करके रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से किसी भी कंट्री की कोई कंपनी, कोई बिजनेसमैन अगर इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक है एफडीआई और दूसरा है एफपीआई। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों का क्या दायरा है कि इनको एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। तो देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से कोई भी कंट्री इंडिया की किसी कंपनी के अंदर मान लो पैसा इन्वेस्ट कर रही है और इन्वेस्टमेंट कर रही है 10% और उससे ज़्यादा, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। और ऐसी इन्वेस्टमेंट का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं बल्कि कंट्रोल करना है। और ऐसी इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से किसी भी कंट्री का कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन इंडिया की अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 10% और उससे ज़्यादा, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम नाम देते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इसका मेन एम क्या होता है? ऐसी इन्वेस्टमेंट का मेन एम होता है कंट्रोल करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो एफडीआई है ये हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है, क्योंकि देखो 10% या उससे ज़्यादा अगर बाहर की कोई कंपनी इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही है, जैसे रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी के अंदर बाहर की जापान की कोई कंपनी पैसे लगा रही है 10% और उससे ज़्यादा, तो उस बाहर की कंपनी का, जापान की कंपनी का मेन एम कंट्रोल करना होगा और साथ में ऐसी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। सेकंड है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर बाहर की कोई कंट्री, अगर बाहर की कंट्री का मतलब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से किसी भी कंट्री का कोई बिजनेसमैन इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट 10% से कम है, ध्यान रखना, अगर 10% होगी तो भी एफडीआई कहलाएगी। अगर 10% से कम है और साथ में इसका मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है, कंट्रोल करना नहीं है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मेन एम प्रॉफिट अर्न करना है और ऐसी इन्वेस्टमेंट कहलाती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है। एफपीआई को दोबारा बताऊं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से अगर किसी भी कंट्री का कोई बिजनेसमैन, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन अगर इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है किसी कंपनी में मान लो, तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर 10% से कम है, प्लस में उसका मेन एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, ना कि कंट्रोल करना, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है, क्योंकि इनका मेन एम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना और अपने घर चलते बनना। तो हमने अभी देखा इस स्लाइड में कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से किसी भी कंट्री का कोई पर्सन, कोई बिजनेसमैन, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन
अगर इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एफडीआई और एफपीआई। हर कंट्री के अंदर हमने जो ये 10% इंडियन गवर्नमेंट ने एफडीआई की जो क्राइटेरिया है वो 10% रखा है। अगर 10% और उससे ज़्यादा है तो वो एफडीआई कहलाती है ऐसी इन्वेस्टमेंट, और अगर इन्वेस्टमेंट 10% से कम है तो वो एफपीआई कहलाती है। हर कंट्री का ये अपना परसेंटेज अलग अलग मिलेगा। ये परसेंटेज जो मैंने आपको बताया है, आप ये नहीं बोल सकते कि यूएसए के अंदर अगर इंडिया की कोई कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है 10% और उससे ज़्यादा तो उसको एफडीआई बोलेंगे, नहीं। वो यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी। इंडियन गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया 10% डिसाइड किया गया है। अब देखो आगे, अब देखो हम एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के मीनिंग को थोड़ा और क्लियरली से देखते हैं। देखो, एफडीआई का मतलब है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया को छोड़ करके रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से अगर कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही है और इन्वेस्टमेंट कितनी है 10% और उससे ज़्यादा है तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है, क्योंकि इनका मेन एम क्या है, उस कंट्री के अंदर जा करके, यानी जापान की कोई कंपनी इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही है 10% और उससे ज़्यादा, तो वो कंपनी का मेन एम क्या है कि वहाँ पर जाकर के उस बिज़नेस को ऑपरेट करना है, उस बिज़नेस को कंट्रोल करना है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है। एफपीआई क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर इंडिया से बाहर की किसी भी कंट्री की कोई कंपनी, कोई बिजनेसमैन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट 10% से कम है तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, और ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है। सेकंड डिफरेंस क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट करता है, यानी किसी भी कंट्री का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन, यानी इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, इन्वेस्टर हैज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी। यानी अगर इंडिया से बाहर का कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो वो एफडीआई कहलाती है। वो पर्सन जो इन्वेस्टर है, जो इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसका मेन एम क्या है कि इंडिया के अंदर जिस कंपनी में मैं पैसा लगा रहा हूँ उसकी मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल रहना चाहिए मेरा, और उन बिजनेस की जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जितने भी बिजनेस का ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटी है, हर एक्टिविटी के ऊपर मेरा कंट्रोल होना चाहिए। फॉरेन पोर्टफोलियो जिस भी पर्सन ने, जिस भी इन्वेस्टर ने बाहर के इंडिया को छोड़ करके रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से किसी भी पर्सन ने अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट की है तो उस इन्वेस्टर का मेन एम क्या कहलाता है, उस ना तो मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल करना है और ना ही बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ध्यान में रखना है। उसका मेन एम है कि जिस भी बिजनेस में मैंने पैसा लगाया है इंडिया के अंदर, वहां से मैं अपना प्रॉफिट लूंगा और अपने बैग में प्रॉफिट डाला और अपने घर निकल लिया। ये कहलाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में से कौन सी इन्वेस्टमेंट पैसिव इन्वेस्टमेंट है? तो एफपीआई क्या कहलाती है? पैसिव इन्वेस्टमेंट कहलाती है। क्यों? क्योंकि बाहर के किसी पर्सन ने, यानी बाहर के किसी इन्वेस्टर ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, क्या उसने बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया? नहीं। क्या उसने बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मैनेज किया? नहीं। उसका मेन एम क्या है? सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है। तो एफपीआई क्या कहलाती है? पैसिव इन्वेस्टमेंट कहलाती है, और एफडीआई क्या कहलाती है? एक्टिव इन्वेस्टमेंट कहलाती है। एफडीआई को जो रेगुलेट करने वाली बॉडी है, वो उनको रेगुलेशन कौन करता है? इनको रेगुलेट करता है गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एफपीआई को रेगुलेट कौन करता है, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जो एक्टिविटी है उनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट के अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है उनकी मार्केट की देखभाल कौन करता है? मार्केट के अंदर जितनी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, जितनी भी, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है, तो मार्केट के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उनको मैनेज, उनको देखने का काम सेबी को थोपा गया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी अगर किसी भी कंपनी के कुछ शेयर परचेज कर लिए, 10 शेयर परचेज कर लिए, 100 शेयर परचेज कर लिए, तो इस प्रकार की एक्टिविटी को कौन देखेगा? मार्केट को
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर एफडीआई का एग्जांपल बताऊं, सबसे बेस्ट एग्जांपल है वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% स्टेक अक्वायर कर रखी है, यानी यहां पर कौन सी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, एफडीआई कर रखी है। एफपीआई की सबसे बेस्ट एग्जांपल है एडीआर और जीडीआर। एडीआर और जीडीआर होते क्या हैं, सबसे पहले देखो कि मैंने ये एग्जांपल क्यों लिए हैं। अगर इंडिया की कोई कंपनी है, अगर इंडियन कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट इंडिया के मार्केट से कवर हो जाती है तो कंपनी क्या करती है, अगर इंडियन कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है और वो पैसा कवर करती है इंडिया के मार्केट से, तो वो क्या करेगी, शेयर इश्यू करती है। इंडियन कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है और अगर पैसे की रिक्वायरमेंट कवर कर रही है फ्रॉम इंडिया, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी शेयर इशू करेगी। लेकिन मान लो कि पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इंडियन कंपनी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में अगर शेयर इशू करेगी तो उन शेयर्स को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट। देखो ये डीआर डीआर। अगर इंडिया की कोई कंपनी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से पैसा अरेंज करना चाहती है, पैसा अक्वायर करना चाहती है, तो ऐसे उस टाइम पर जो शेयर इशू करती है उन शेयर्स को क्या बोलते हैं, उन शेयर्स को डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। यहाँ पर क्या इशू करती है कंपनी, पैसा कलेक्ट करने के लिए इंडिया में शेयर इशू करती है, लेकिन शेयर को रिप्लेस करके एक वर्ड दिया गया है, अगर फॉरेन मार्केट से पैसा अरेंज किया जाता है तो कंपनी क्या इशू करती है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करती है। डिपॉजिटरी रिसिप्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक तो होता है एडीआर और दूसरा होता है जीडीआर। एडीआर का मतलब है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और जीडीआर का मतलब है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर इंडिया की कंपनी अमेरिका के मार्केट से पैसा अरेंज करना चाहती है तो अमेरिका में क्या करेगी, अमेरिका के अंदर डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करेगी। कौन सी, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सेकंड है, अगर इंडिया की कोई कंपनी अमेरिका को छोड़ करके रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से किसी भी कंट्री से अगर मनी अरेंज करना चाहती है, मनी एक्वायर करना चाहती है, तो मनी कलेक्ट करना चाहती है, उस टाइम पर क्या इशू करती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करती है। हालांकि हम एडीआर और जीडीआर के टॉपिक को लास्ट वीडियो, मतलब जब इसका टॉपिक आया था, हम सीक्वेंस में कर रहे हैं, उस टाइम पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। पीजीटी कॉमर्स अपने इस चैनल के ऊपर एडीआर और जीडीआर की अलग से वीडियो है, वहां से आप देख लेना, बट मैंने आपको शॉर्ट मीनिंग बता दिया है। उस वीडियो में हमने पूरी इसकी प्रोसेस, पूरा इसका डीपली मीनिंग डिस्कस किया है। तो एडीआर और जीडीआर क्या है, एफपीआई के बेस्ट एग्जांपल हैं। कैसे, आप बोलोगे कि एडीआर और जीडीआर का कैसे एग्जांपल दे दिया बेस्ट। मान लो इंडिया की कंपनी है रिलायंस कंपनी। रिलायंस कंपनी ने क्या किया था, रिलायंस कंपनी ने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से मान लो अमेरिका में एडीआर इशू कर दिए। अब यूएसए की कंपनी, यूएसए के मार्केट में यानी अमेरिका के अंदर क्या किए हैं, अमेरिका के अंदर डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किए हैं, यानी अमेरिका से एक रिक्वेस्ट हुई है कि भाई पैसा चाहिए इंडियन कंपनी को। रिलायंस कंपनी ने क्या इशू किए, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू की। तो अमेरिका के लोग, अमेरिका के बिजनेसमैन हैं, वो क्या करेंगे, हमारी कंट्री की कंपनी के यानी रिलायंस कंपनी के शेयर्स को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। तो एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, रिलायंस कंपनी के शेयर को परचेज करके रिलायंस कंपनी को पैसा दे रहे हैं। अगर पैसा कितने परसेंट तक देना है, 10% से लेस, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ऐसे ही जीडीआर का एग्जांपल है, अगर रिलायंस कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, शेयर इशू करने के जगह पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किए हैं, किसमें, अमेरिका को छोड़ करके रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से। मान लो चाइना के 10 लोगों ने क्या किया, रिलायंस कंपनी के कुछ शेयर को परचेज किया यानी रिलायंस कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि एडीआर और जीडीआर किसके एग्जाम्पल हैं, एफडीआई के या एफपीआई के। तो ये किसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, एफपीआई के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो अब देखो आगे इस टॉपिक को। अब हम टॉपिक देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एफडीआई। टाइप्स ऑफ एफडीआई के अंदर हम कुछ बेसिस के ऊपर एफडीआई का अलग अलग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला बेस लेते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन क्या है, उसके बेस पर हमने एफडीआई को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है।
इन्वेस्टमेंट का डायरेक्शन का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट इनवर्ड है या फिर इन्वेस्टमेंट आउटवर्ड है, मतलब डायरेक्शन क्या है, इसके बेस पर इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहला है इनवर्ड एफडीआई और दूसरा है आउटवर्ड एफडीआई। अब इनवर्ड एफडीआई का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर कोई कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम इनवर्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सेकंड है आउटवर्ड एफडीआई। क्या कहलाती है? आउटवर्ड एफडीआई वो एफडीआई है जब इंडिया का कोई बिजनेसमैन, इंडिया की कोई कंपनी, इंडिया का कोई पर्सन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के किसी में, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से कोई भी कंट्री ले लो आप, अगर वहां पर किसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इनवर्ड का मतलब है इंडिया के अंदर और आउटवर्ड का मतलब है कि एफडीआई है लेकिन इंडिया कर रही है किसी अदर कंट्री के किसी कंपनी के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कौन सी? आउटवर्ड। तो हमने पहला देखा कि डायरेक्शन के बेस पर एफडीआई को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, इनवर्ड एफडीआई और दूसरा होता है आउटवर्ड एफडीआई। अब नेक्स्ट बेस देखो इसका, सेकंड। नेक्स्ट बेसिस हम देखते हैं एफडीआई का, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्टिविटी, यानी कंपनियां किस टाइप की एक्टिविटी कर रही हैं, किस टाइप का काम कर रही हैं, उस काम के बेस पर एफडीआई को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। पहला है हॉरिजॉन्टल एफडीआई और दूसरा है वर्टिकल एफडीआई। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि मान लो एक बाहर की कोई कंपनी है, यूएसए की कोई कंपनी है, यूएसए की शूज बनाने वाली कंपनी ने इंडिया की शूज बनाने वाली कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई, क्योंकि दोनों का लेवल क्या है? सेम है। यूएसए की भी शूज बनाने वाली कंपनी है और इंडिया की भी शूज बनाने वाली कंपनी है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम हॉरिजॉन्टल एफडीआई बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सेकंड क्या है? वर्टिकल एफडीआई। यूएसए की शूज बनाने वाली कंपनी ने इंडिया की शूज बनाने वाली कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि या तो शूज मतलब लेदर से बनते हैं या जिस रबर से, जिस कपड़े से बनते हैं, उस कंपनी के अंदर एक स्टेप पीछे या फिर एक स्टेप आगे, एक स्टेप पीछे, यानी जूते जिस चीज से बनते हैं, कपड़े से, लेदर से, रबर से, जिस चीज से बनते हैं, उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करी है, या फिर ये जो शूज बनकर तैयार हुए यहाँ पर पैकिंग कर दी और होलसेल का काम कर रहे हैं, और एक अगली कंपनी है जो रिटेल का काम कर रही है, एंड कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने का काम कर रही है, वहां पैसा इन्वेस्ट किया। वापस बताती हूँ, यूएसए की शूज बनाने वाली कंपनी ने इंडिया की शूज बनाने वाली कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब दोनों का लेवल सेम है, हॉरिजॉन्टल एफडीआई। यूएसए की शूज बनाने वाली कंपनी ने इंडिया की शूज बनाने वाली कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, एक स्टेप पीछे, यानी या तो रबर या फिर कपड़ा या फिर प्लास्टिक जिस चीज से शूज बनते हैं, यानी रॉ मटेरियल वाली कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, या फिर हो सकता है कि ये जो शूज यहाँ पर बनकर तैयार हुए, इससे नेक्स्ट एक स्टेज आता है अलग से कंपनी जो सिर्फ शूज की ट्रेडिंग कर रही है, उस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं वर्टिकल एफडीआई। वर्टिकल एफडीआई को हमने फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है, हालांकि इसको 2 ही पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, इसका हम अलग लेवल देते हैं क्योंकि ये एक अलग पॉइंट है, इसको आप यहीं पर ले लीजिए और ये इसको स्टार बनाकर अलग से इसका एक पॉइंट बना दीजिए। तो वर्टिकल एफडीआई को हम बोलते हैं बैकवर्ड। वर्टिकल एफडीआई को 2 पार्ट में फर्दर क्लासिफाई किया गया है, एक है बैकवर्ड वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक है फॉरवर्ड वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक है कॉन्ग्लोमेरेटा एफडीआई। कॉन्ग्लोमेरेटा एफडीआई क्या है उसको भी हम देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, इस पॉइंट को अलग से नोट करना है आपको। कॉन्ग्लोमेरेटा एफडीआई, पहले हम देखते हैं इसका डायग्राम से अच्छे से समझ आएगी। मान लो चाइना की शूज बनाने वाली कंपनी थी, इंडिया की शूज बनाने वाली कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, तो ऐसी एफडीआई क्या कहलाती है? ऐसी एफडीआई हॉरिजॉन्टल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाती है। दोनों कंपनियों का लेवल सेम है, यहाँ भी शूज बन रहे हैं और इंडिया के अंदर भी शूज बन रहे हैं, तो इस कंपनी ने, चाइना की कंपनी ने इंडिया की शूज बनाने वाली कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हॉरिजॉन्टल एफडीआई बोलते हैं। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट क्लियर आपको। अब हम आते हैं वर्टिकल पे।
वर्टिकल के अंदर क्या है कि चाइना की शूज बनाने वाली कंपनी ने या तो इंडिया की रबर बनाने वाली कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, या फिर ये शूज बनकर यहाँ तैयार किए हुए एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने वाली कंपनी के अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट किया, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं वर्टिकल इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? वर्टिकल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसको भी हमने फर्दर दो पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है, एक तो होता है बैकवर्ड और एक होता है फॉरवर्ड। बैकवर्ड का मतलब एक स्टेप पीछे और फॉरवर्ड का मतलब एक स्टेप आगे। साथ नहीं चल रही, साथ तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल एफडीआई चलेगी। तो चाइना की शूज बनाने वाली कंपनी ने इंडिया की, ये इंडिया की कंपनी है और ये भी इंडिया की कंपनी है, इंडिया की रबर बनाने वाली कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, यानी एक स्टेप पीछे वाली कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्ट किया तो उसको बोलते हैं बैकवर्ड एफडीआई। अगर चाइना की शूज बनाने वाली कंपनी ने इंडिया की शूज को सेल करने वाली, जो एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने वाली कंपनी है, शूज की ट्रेड कर रही है, बाइंग और सेलिंग कर रही है, अगर उस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एफडीआई, फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई, ये ध्यान रखना। तो यहां तक समझ आया। अब एक यहां पर हमने एक अलग से पॉइंट नोट किया गया है, कॉन्ग्लोमेरेटा एफडीआई। कॉन्ग्लोमेरेटा एफडीआई का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर कोई कंपनी बाहर से पैसा इन्वेस्ट कर रही है, जैसे जो एग्जांपल मैंने यहाँ लिया वही बताती हूँ। यूएसए की एक कंपनी है शूज बनाने वाली, इंडिया की कंपनी है चाय बनाने वाली, उसमें अगर पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो दोनों का क्या है, दोनों का बिजनेस अलग है। दोनों का बिजनेस अलग है, एक शूज के अंदर ट्रेड कर रहा है और दूसरा चाय के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो दोनों की कंपनी अलग है। तो यानी अगर बाहर की कोई कंपनी इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन दोनों कंपनियों का सेक्टर अलग अलग है, दोनों कंपनियों का काम अलग अलग है। हो सकता है कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और ये कंपनी, मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, शूज वाला भी एग्जांपल छोड़ो, या यूएसए की कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, इंडिया की कंपनी मान लो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है, तो दोनों का लेवल, दोनों का सेक्टर अलग हो गया। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं हम? कॉन्ग्लोमेरेटा एफडीआई बोलते हैं। यहाँ से यूएसए की कंपनी ने इंडिया की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी 10% और उससे ज़्यादा, और क्या किया, ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी थी और ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी थी, तो दोनों कंपनियों का क्या है, दोनों कंपनियों का काम अलग है, सेक्टर अलग है, वर्किंग पॉइंट अलग है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे कॉन्ग्लोमेरेटा एफडीआई। तो ये पॉइंट नोट करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है। देखो अगला पॉइंट, नेक्स्ट बेसिस देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट क्या है? मतलब अगर इंडिया से बाहर की कोई कंपनी इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब वो कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहती है, इसके बेस पर एफडीआई को हमने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है। पहला है रिसोर्स सीकिंग एफडीआई, यानी रिसोर्स का फायदा उठाने के लिए अगर कंपनी पे इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रही है। मान लो यूएसए की कंपनी है और यूएसए की कंपनी इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, और उस यूएसए की कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है कि इंडिया के रिसोर्सिस का फायदा उठाना। यानी इंडिया के अंदर मान लो यूएसए की कंपनी इस मार्कर की क्या करना चाहती है, प्रोडक्शन करना चाहती है। ये मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूएसए की कंपनी ने इंडिया के अंदर अगर प्लांट सेटअप किया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है। इंडिया के अंदर रिसोर्सिस जो हैं, इस मार्कर को बनाने के रिसोर्सिस हैं, जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता मिल रहा है। उस रॉ मटेरियल का फायदा उठाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट की है उसको बोलते हैं रिसोर्स सीकिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी चीपर रिसोर्सिस का फायदा उठाने के लिए अगर बाहर की कोई कंपनी इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो उसको हम रिसोर्स सीकिंग एफडीआई बोलते हैं। सेकंड है मार्केट सीकिंग एफडीआई। अब बाहर की कोई कंपनी इंडिया के मार्केट का फायदा उठाने के लिए अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसको बोलते हैं मार्केट सीकिंग एफडीआई। क्या कर रही है? मार्केट का फायदा उठा रही है। देखो इंडिया के अंदर इंडिया के मार्केट को चाइना ने काफ़ी कैप्चर किया था। चाइना की कंपनियों ने इंडिया के मार्केट को, जो ये इलेक्ट्रिक आइटम है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक आइटम चाइना की कंपनियों से आने लगे थे, चाइना की कंपनियों ने अपने सेटअप किया। रीज़न क्यों था? क्योंकि उसने मार्केट को कैप्चर करना चाहा, क्योंकि मार्केट में उतने गुड्स अवेलेबल नहीं थे इलेक्ट्रिक आइटम। तो चाइना की कंपनी ने क्या किया था, इंडियन मार्केट को कैप्चर कर लिया था। इंडिया के मार्केट के सेगमेंट को समझ करके इंडिया के जो कस्टमर हैं
जो लोगों की डिमांड है उनको समझ करके अच्छे से पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया। तो चाइना की कंपनी ने इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको बोलते हैं मार्केट सीकिंग एफडीआई। नेक्स्ट है एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। मान लो क्या, जो इंडिया है वो क्या है, एक लेबर इंसेंटिव इकोनॉमी है। यूएसए क्या है, यूएसए एक कैपिटल इनिशिएटिव इकोनॉमी है। तो इंडिया के अंदर क्या है कि लेबर सस्ते मिलते हैं और यूएसए के अंदर क्या है, कैपिटल सफिशिएंट अमाउंट में है। यानी यूएसए के पास पैसा ज़्यादा और इंडिया के पास जो लेबर हैं वो ठीक रेट पर मिल जाते हैं। तो इंडिया क्या है, इंडिया एक लेबर इंसेंटिव इकोनॉमी है। तो इंडिया की लेबर का फ़ायदा उठाने के लिए, यानी सस्ती लेबर का फ़ायदा उठाने के लिए यूएसए की कंपनी ने इंडिया के अंदर क्या किया, पैसा इन्वेस्ट किया। तो उस एफडीआई को हम बोलते हैं एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। यानी चीपर लेबर का फ़ायदा उठाने के लिए यूएसए की कंपनी ने इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट की उसको बोलते हैं एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। नेक्स्ट बेस है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री मोड। एंट्री मोड के बेस पर हमने एफडीआई को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है। मान लो जापान की कोई कंपनी है, इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही है और इंडिया के अंदर आ करके बिल्कुल एकदम नया बिजनेस सेटअप करेगी, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। यानी बाहर की कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है और बिल्कुल नए सिरे से अपना काम शुरू कर रही है। कोई किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही ना, कोई किसी के साथ मर्जर और एक्वाइजिशन का सिस्टम है। फॉरेन की कंपनी इंडिया में आकर के अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर रही है, टोटली नया बिजनेस, तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर होता है मर्जर एंड एक्वाइजिशन। इंडिया के अंदर पहले से एग्जिस्ट किसी कंपनी में बाहर की किसी कंपनी ने आकर के अगर पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी कुछ शेयर्स अब बाहर की कंपनी के हैं और कुछ शेयर्स इंडियन कंपनी के हैं, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं मर्जर एंड एक्वाइजिशन, यानी M&A इन्वेस्टमेंट। यानी किसी के साथ मिल करके काम करेंगे, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को क्या बोलेंगे, मर्जर एंड एक्वाइजिशन इन्वेस्टमेंट। तो अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलग अलग बेसिस के ऊपर किस तरीके से क्लासिफाई किया है। अब हम उन सेक्टर को देखेंगे जो इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर की कंपनियों को किस सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट की परमिशन दे रखी है। जैसे कि चिट फंड है, गैम्बलिंग है, कसिनो है। बाहर की कोई भी कंपनी इन सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं सकती। बिल्कुल फाउंडेशन लगा रखी है, प्रोहिबिशन लगा रखा है कि चिट फंड हो गया, गैम्बलिंग हो गया, इन सब कंपनियों में, इस सब सेक्टर में कंपनी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती बाहर की कंपनी। लेकिन जैसे प्लांटेशन है, एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, ये सब वो सेक्टर हैं जहां पर बाहर की कंपनियां 100% अमाउंट पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। यानी एफडीआई की कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, अब हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक समझाने का कुछ नहीं है उसमें, लेकिन सिर्फ आपको उन पॉइंट को ध्यान में रखना है कि कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने एफडीआई की परमिशन 100% दे रखी है, कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने एफडीआई की परमिशन मान लो गवर्नमेंट से पूछ करके बिल्कुल फाउंडेशन लगा दी, 100% दे रखा है, या कुछ दायरा डिसाइड कर रखा है कि फॉरेन की कंपनी इंडिया में सिर्फ इतनी ही परसेंट तक एफडीआई इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे बैंकिंग सेक्टर देखो, अगर पब्लिक सेक्टर के बैंक में बाहर की कोई कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है ना, तो सिर्फ 20% अलाउड है पब्लिक सेक्टर के बैंक में पैसा इन्वेस्ट करना। जैसे मान लो अपना एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई बैंक के अंदर बाहर की कोई कंपनी इंडिया के अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट कर रही है एसबीआई बैंक में, तो सिर्फ 20% एफडीआई इन्वेस्टमेंट अलाउड है, और वो भी गवर्नमेंट की परमिशन से। तो अब हम इन सेक्टर को देखते हैं, स्टार्ट करो। अब हम स्टार्ट करते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सेक्टर, यानी अलग अलग सेक्टर में किस तरीके से बाहर की कोई कंपनी कहाँ तक पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। तो फर्स्ट नंबर पर हम लिस्ट देखते हैं, इस साइड जो लिखे हुए हैं ये वो सेक्टर हैं जहां पर गवर्नमेंट ने 100% फाउंडेशन लगा रखी है कि बाहर की कोई कंपनी इन सेक्टर के अंदर इंडिया में पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर सकती। तो प्रोहिबिटेड सेक्टर कौन से हैं? सबसे पहले है लॉटरी बिजनेस। ये वो सेक्टर हैं जहां पर बाहर की कोई कंपनी यानी फॉरेन कंपनी इंडिया के इन सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। वो सेक्टर कौन से हैं? लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, बीटिंग आल्सो इंक्लूड कसिनो, नेक्स्ट है चिट फंड,
निधि कंपनी, ट्रेडिंग, TDR याद रखना, TDR कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, रियल एस्टेट बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट और टोबैको। ये सारे वो सेक्टर हैं जहां पर फॉरेन की कंपनी इंडिया के अंदर FDI नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्या है कि इस स्लाइड में इस साइड वो सेक्टर लिखे हुए हैं जहां पर गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनी को इन्वेस्टमेंट करने का 100% राइट दिया है। यहाँ पर परमिटेड सेक्टर है और कितने परसेंट, 100% क्या कर रखी है, परमिशन दे रखी है कि बाहर की कोई कंपनी इन सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। कोई किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं डिसाइड कर रखी कि इस सेक्टर में 20% पैसा करना है, इसमें 70 नहीं। क्या कर रखा है, ये वो सेक्टर हैं जहां पर बाहर की कंपनियां आ करके इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। यानी जैसे एग्रीकल्चर है, अब गवर्नमेंट ने इस कैटेगरी के अंदर वो सेक्टर डाले हैं जहां अगर इन सेक्टर में से किसी भी सेक्टर में अगर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो वो क्या होगा, वो इंडिया के डेवलपमेंट में, इंडिया के लोगों के हित में होगा, इंडिया की पॉपुलेशन के हित में होगा, जिससे इंडिया की GDP ग्रो करेगी और इकोनॉमी अच्छी बनेगी, बेस्ट। तो परमिटेड सेक्टर में आते हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर है। अगर बाहर की कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसको 100% परमिशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी 100% अलाउ किया गया है कि बाहर की कोई कंपनी इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। नेक्स्ट दे रखा है कि एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन सेक्टर, कोल एंड लिग्नाइट, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये नोट करना कि अगर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस सेक्टर में, लेकिन अगर पेट्रोलियम के क्या कर रहे हैं, रिफाइनिंग कर रहे हैं अंडर पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो वो क्या कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के द्वारा अगर पेट्रोलियम की रिफाइनिंग का काम है तो फॉरेन कंपनी उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट कौन सा, ग्रीन फील्ड अगर प्रोजेक्ट है, देखो दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, दो तरीके के बिजनेस हैं, एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब है कि बाहर की कोई कंपनी मान लो इंडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही है, तो ग्रीन फील्ड का मतलब है कि बाहर की कोई कंपनी इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करी, किसी कंपनी के अंदर नहीं, अपना खुद का नया बिजनेस एस्टेब्लिश कर रही है। और ब्राउन फील्ड का मतलब है कि बाहर की कोई कंपनी इंडिया की पहले से एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर पैसा लगा रही है, कोई अपना नया बिजनेस सेटअप नहीं कर रही। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में बाहर की कंपनी इंडिया में अपना नया प्रोजेक्ट लगाएगी, अपना नया बिजनेस स्टार्ट करेगी, अपना खुद का स्टार्टअप खोलेगी। ब्राउन फील्ड के अंदर क्या होता है कि बाहर की कंपनी इंडिया में पैसा लगाती है, पहले से इंडिया के अंदर एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर ही पैसा लगाएगी, यानी कोई नया बिजनेस स्टार्टअप नहीं करेगी, किसमें, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में। तो ये वो सेक्टर हैं जहां पर 100% परमिशन दी गई है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि फॉरेन कंपनी यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, प्लांटेशन, कोल एंड लिग्नाइट, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, लेकिन रिफाइनिंग का काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है, बिल्कुल यहाँ तक। अब इसमें क्या है, इसी में आगे और नोट करना है, अभी ये लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट स्लाइड में पहले हम इसी लिस्ट में जो बचे हुए और सेक्टर हैं उनको लिखते हैं, यानी कौन से सेक्टर परमिटेड सेक्टर हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट करना गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है। उसी सेकंड लिस्ट में देखना है जहां पर गवर्नमेंट ने 100% अलाउड कर रखा है FDI करना, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, फिर है कुरियर सर्विस में अगर पैसा इन्वेस्ट कर रही है बाहर की कोई कंपनी, इंडस्ट्रियल पार्क, ई कॉमर्स एक्टिविटी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वाइट लेबल ATM और इंश्योरेंस और पेंशन। इन दोनों को तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखना। यानी यहाँ तक वो सेक्टर हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ कर रखी है, यानी यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो कंपनी उनके ऊपर बाउंडेशन नहीं लगाती, उनको नहीं रोकती। यहाँ पर मैंने इन दोनों पे स्टार क्यों लगवाया, क्योंकि इंश्योरेंस और पेंशन पर पहले गवर्नमेंट की परमिशन से सिर्फ 74% तक ही FDI अलाउ थी, लेकिन 2025 के बाद
2025 के बाद में इंश्योरेंस और पेंशन दोनों सेक्टर के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% अलाउ कर दिया है। तो ये अभी चेंज हुआ है, इन दोनों को आप ध्यान रखना। इंश्योरेंस और पेंशन दोनों पर क्या है, 100% एफडीआई अलाउड है। नेक्स्ट क्या है कि 49% ऑटोमेटिक अबोव गवर्नमेंट परमिशन। अभी जो इसके नीचे मैंने जितने भी सेक्टर मेंशन किए हैं, ये वो सेक्टर हैं जहां पर सिर्फ 49% तक एफडीआई अलाउ है। अगर उससे ऊपर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब है कि 100 में से अगर 49% तक पैसा लगाया है तो वो है ऑटोमेटिक रूट, यानी गवर्नमेंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप 49 से अबो 1 रुपये भी लगाते हो, यानी अगर 50% भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो सेक्टर कौन से हैं, देखो, डिफेंस, टेलीकॉम सर्विसेज, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी और सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। ये ध्यान रखना, नोट करना इसको, सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। मैंने इस पे स्टार लगाया क्यों, क्योंकि एक सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग होता है और एक मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग है। अगर सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग है तो उसके ऊपर 49% ऑटोमेटिक एफडीआई है और उससे ऊपर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसी के पास में मैंने क्या है, इसी को साथ में आप इसको नोट करना, क्योंकि सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड की क्या है कि परसेंटेज अलग अलग है, तो एक साथ याद हो जाएगी, कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग के अंदर 51% तक क्या है, 51% तक ही एफडीआई कर सकते हैं और वो भी गवर्नमेंट की परमिशन से। इसमें ये नहीं कि 51% ऑटोमेटिक है, अब वो गवर्नमेंट की परमिशन, नो। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ 51% तक एफडीआई अलाउ है और 51% भी कौन सी, पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी तभी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है 49%, यहां तक हो गया ये वाला स्टेप अपना। नेक्स्ट है 49% तक आप एफडीआई कर सकते हो और वो भी गवर्नमेंट से पूछ करके। यहाँ पर 49% ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमेटिक वाले मैंने यहाँ पर नोट करवा दिए, सारे अलग अलग लिस्ट बना दी, क्योंकि अगर कॉलम वाइज याद करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आपको पता है कि ये वो सेक्टर हैं 49% ऑटोमेटिक है और अगर 49 से ऊपर हम एफडीआई कर रहे हैं, बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर एफडीआई कर रही है तो परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि 49% तक ही एफडीआई अलाउ है, वो भी गवर्नमेंट की परमिशन लेकर के। अब वो कौन से सेक्टर हैं, एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा वाले ये जो सेक्टर हैं, एफएम है और टीवी है। अगर इस सेक्टर में बाहर की कोई कंपनी इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो सिर्फ 49% तक ही एफडीआई कर सकती है और वो भी गवर्नमेंट की परमिशन लेकर के। नेक्स्ट है 26% ओनली और गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये वो सेक्टर हैं, यहाँ पर ये वो सेक्टर हैं जहाँ पर 26% तक एफडीआई अलाउ है और वो भी गवर्नमेंट की परमिशन लेकर के। 26% भी आप तब कर सकते हो जब गवर्नमेंट से परमिशन ले रहे हो। उसमें आते हैं प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में कौन से आएंगे, जो पीरियोडिकल न्यूज़पेपर आते हैं वो, और जो फॉरेन की जो मैगजीन्स आती हैं वो। अगर उनमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो 26% तक पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी गवर्नमेंट की परमिशन से। तो ये स्लाइड हुई। नेक्स्ट एक स्लाइड और अपने पास, नेक्स्ट सेक्टर है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल के अंदर क्या है कि अगर ग्रीन फील्ड आप बिजनेस करना चाह रहे हो, अगर बिल्कुल नया स्टार्टअप करना चाहते हो तो 100% ऑटोमेटिक है, यानी गवर्नमेंट ने 100% अलाउ कर रखा है एफडीआई करना। अगर ब्राउन फील्ड है, यानी पहले से इंडिया के अंदर एग्जिस्टिंग इस सेक्टर में कोई कंपनी काम कर रही है और अगर फॉरेन की कोई कंपनी पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है उसी एग्जिस्टिंग कंपनी में, तो सिर्फ और सिर्फ 74% तक ऑटोमेटिक है। अगर उससे ऊपर की इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बैंकिंग का। बैंकिंग का काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर फॉरेन की कोई कंपनी पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है तो बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइवेट बैंक और दूसरा पब्लिक बैंक। अगर पब्लिक बैंक में बाहर की कोई कंपनी पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है तो 49% तक ऑटोमेटिक है। अब वो 49% से 74% तक गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आप में से किसी बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि 74 से अब वो अलाउ ही नहीं है।
मैक्सिमम 74% तक प्राइवेट बैंकिंग के अंदर फॉरेन की कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। तो 49% तो ऑटोमेटिक है और 49% से 74% तक गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो 74% नो अलाउ, यहाँ पर गवर्नमेंट ने 74% से ऊपर प्रोहिबिटेड कर रखा है। अगर पब्लिक सेक्टर का बैंक है तो पब्लिक बैंक जैसे कि एसबीआई बैंक है, तो पब्लिक सेक्टर के बैंक के अंदर सिर्फ 20% एफडीआई अलाउ है, वो भी गवर्नमेंट की परमिशन से। 20% एफडीआई करने के लिए भी आपको पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा क्यों कर रखा है ये कि किसी सेक्टर में 20%, किसी में 26%, किसी में 51%, ऐसा क्यों कर रखा है? देखो, अगर बाहर की कंपनियों को इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बिल्कुल ओपन कर दिया जाएगा तो इंडिया के पास ऐसा कोई सेक्टर ही नहीं बचेगा कि फॉरेन की कंपनियां उसके ऊपर अपना कब्जा ना कर ले। तो सिर्फ इंडिया ने सिर्फ उन्हीं सेक्टर को फॉरेन कंपनी के लिए खोल रखा है जिनके लिए जिन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से सिर्फ इंडिया का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी। यानी जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये वो सेक्टर हैं जहां पर पैसा इन्वेस्ट करने से फॉरेन की कंपनियों का कोई कब्जा नहीं हो जाएगा एक तरीके। लेकिन जैसे कि मान लो बैंक है, पब्लिक सेक्टर के बैंक को अगर 100% एफडीआई अलाउड कर दे तो बाहर की कंपनियां, फॉरेन की कंपनियां इंडिया के अंदर अपने बैंक ला कर एस्टेब्लिश कर देंगी, तो इंडियन बैंक का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। वो क्या करेंगे, इंडिया के अंदर बैंक एस्टेब्लिश करेंगे और इंडिया के अंदर बैंक एस्टेब्लिश करके जितने इंडिया के बैंक जैसे एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है, इनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम पर लोन देने लगेंगे। तो एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक तो वैसे ही मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने सोच समझ करके सेक्टर के लिए अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग लिमिट डिसाइड कर रखी है। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पर फिनिश हुआ। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है कि ये जो मैं काफ़ी देर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, एफडीआई कर रही हूँ, तो इस ट्रेड को, इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट कौन करता है, इसको देखता कौन है? तो एक बॉडी बनाई गई थी 1995 के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, यानी DIPP। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हालांकि अब तो नहीं पूछेंगे ये वाला क्योंकि इसको रिप्लेस करके एक नया डिपार्टमेंट बना दिया गया है। तो 1995 से लेकर के 2019 तक एक बॉडी काम कर रही थी, एक डिपार्टमेंट काम करता था, नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP। इस बॉडी का, इस डिपार्टमेंट का काम था कि ट्रेड को रेगुलेट करना है इंडिया के अंदर ट्रेड को प्रमोट करना है। लेकिन इस बॉडी को, इस डिपार्टमेंट को रिप्लेस करके एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया, उसका नाम है DIPPT, इसका उल्ट DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड। इनमें और इसमें क्या फर्क है, आप पूरी फुल फॉर्म में देखिएगा तो सिर्फ एक ही डिफरेंस मिलेगा आपको, वो है इंटरनल वर्ड का। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्ड इसमें मिल जाएगा, ये रहा। पॉलिसी प्रमोशन इस वर्ड में मिलेगा, प्रमोशन। लेकिन एक ही वर्ड ऐड है एक्स्ट्रा और वो है इंटरनल ट्रेड। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि DIPP को रिप्लेस करके कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया, DPIIT। DIPP बना था 1995 में और इसको रिप्लेस करके 27 जनवरी 2019 से एक नया बॉडी, एक नया डिपार्टमेंट बना दिया था। इस डिपार्टमेंट की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये याद रखना, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड। एक्स्ट्रा जो वर्ड ऐड किया है वो है इंटरनल ट्रेड। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब DIPP को रिप्लेस करके DPIIT बनाया गया तो कौन सा एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हुआ था, वो था इंटरनल ट्रेड। उसके बाद क्या दे रखा था कि अब बात आती है कि DPIIT का काम क्या है, कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड का काम क्या है कि ट्रेड को रेगुलेट और उसको प्रमोट करने की जिम्मेदारी किसके पास में है, DPIIT के पास में। साथ में क्या है कि ये FDI को रेगुलेट करने का काम भी करता है। तो याद रखना, इंडिया के अंदर जो ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड को रेगुलेट करने का काम, उस ट्रेड को प्रमोट करने का काम किसका है, इस DPIIT डिपार्टमेंट का है, जो 27 जनवरी 2019 को बनकर तैयार हो गया था। और इसके साथ साथ में, इंटरनल ट्रेड के साथ साथ में, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। तो हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो टाइप्स बताए।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, और कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने एफडीआई के लिए कुछ लिमिट डिसाइड कर रखी है, किसी के लिए क्या है 100% प्रोहिबिशन है, कुछ सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने 100% अलाउ कर रखा है एफडीआई को। तो इन सभी टॉपिक को हमने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पहले 5 साल के लिए एक बार बनती थी, बट अब क्या है, अब गवर्नमेंट ने कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं कर रखा, कोई सनसेट क्लोज नहीं दे रखा कि भाई 5 साल के लिए है, 2 साल के लिए है, 1 साल के लिए है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 चल रही है। 2023 में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई थी, उसके बाद से वही कंटिन्यू है। अब वो कितने साल चलेगी ये नहीं डिसाइड किया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का अपना टॉपिक था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो हुआ फिनिश, एंड थैंक यू।